नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं शशि रानी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी इंडिया में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महाजनपदों का उदय। तो मैंने पहले भी जो क्लासें ली हैं उनमें मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने सारी जानकारी आपको दी है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं उन क्लासों में। अब इस क्लास में पढ़ने वाले महाजनपदों का उदय। महाजनपद बने कैसे थे? ये पहले छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इन्होंने एक राज्य का रूप ले लिया और ये जनपद बन गए। उस टाइम के राजा अपना अपना राज्य चलाने लग गए। तो इनका जो साक्ष्य है या जानकारी है वो किससे मिलती है, कितने महाजनपद थे, ये सारी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। जो बौद्ध भगवान जी थे, जो गौतम बुद्ध जी थे, उनके जन्म से पहले की बात है ये। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जो ईसा मसीह थे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। तो ये भारतवर्ष में 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो ये महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है? ये मिलती है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इससे इसकी जानकारी मिलती है। और एक है जैन धर्म का भगवती सूत्र, जो पवित्र ग्रंथ है इनके, इनसे महाजनपदों की जानकारी मिलती है कि इनकी संख्या 16 थी। आइए देखते हैं कौन कौन से महाजनपद थे। पहला है मगध। तो मगध था राज्य, उसकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी राजगृह, या बोल सकते गिरिब्रज या पाटलिपुत्र, जो कि बिहार के अंतर्गत पड़ता है। अब ना जो पटना और गया वाला जो क्षेत्र है वो सारा इसी के अंतर्गत आता था, मगध के अंतर्गत। फिर उसके बाद में है अंग। अंग राज्य था, वो किसके अंतर्गत था? वो आता था, इसकी राजधानी थी चंपा, और ये भी बिहार में आता था। और इसकी जो भागलपुर और मुंगेर जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये स्थित था। ठीक है, आज की डेट में। फिर आता है कौशल, बोलते हैं कौशल नरेश, तो वही कौशल था उस टाइम। तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, जो कि यूपी में आती है आज के टाइम में। समझ रहे हो? ये जो फैजाबाद है, गोंडा है, बहराइच है, ये सारे क्षेत्र जो आज की डेट में हैं वो इसी के अंतर्गत आते थे। किसके? कौशल के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद आता है अवंती राज्य। अवंती राज्य की जो राजधानी थी वह थी उज्जैन और महेश्मती। अब आप समझ रहे होंगे कि महेश्मती नाम आ गया तो बाहुबली का नाम से है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाहुबली से नहीं है, ये अलग राज्य था। ठीक है, जो कि एमपी में पड़ता था। ये जो मालवा का क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, उसके अंतर्गत आता था। ठीक है। अगला है ये गांधार राज्य। तो गांधार राज्य की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है। ठीक है। रावलपिंडी एवं पेशावर के जो क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत आती है। अब है काशी। तो काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी, जो कि यूपी के अंतर्गत आती है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है। ठीक है।
जो भी वाराणसी के आसपास का आज की डेट में क्षेत्र देखेंगे वो किसके अंतर्गत था? काशी के अंतर्गत था। ठीक है, फिर आता है पांचाल। पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र या काम्पिल्य। ये पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र या काम्पिल्य, जो कि उत्तर प्रदेश में आती है। किसके अंतर्गत आती है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ये जो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। फिर अगला आता है बज्जी। बज्जी राज्य था तो वो उसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी, जो कि बिहार के अंतर्गत आती है। अगर यहाँ पर वैशाली आए या विदेह आए या मिथिला आए, मिथिला नरेश बोलते ना, तो वो वही क्षेत्र है। ठीक है, बज्जी वैशाली वाला क्षेत्र है। ये जो वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र जो आता है ना, वो यही है। ठीक है, अगला है कंबोज राज्य। कंबोज राज्य की राजधानी क्या थी? हाटक, जो कि किस में आती? पाकिस्तान में आती है। फिर है असमक। असमक राज्य की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान या पैठान, जो कि साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत के अंतर्गत आती। ये ना एक ऐसा राज्य था जो नर्मदा नदी के पीछे था। ठीक है, जो साउथ में पड़ता था, एक यही राज्य था असमक। फिर था मल्ल राज्य। मल्ल राज्य की राजधानी क्या थी? कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है। फिर था शूरसेन। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी, जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत थी। और ये मत्स्य राज्य था, इसकी राजधानी थी विराटनगर, जो कि राजस्थान क्षेत्र के अंतर्गत आती है। फिर था कुरु। कुरुक्षेत्र बोलते हैं ना, ये जो हस्तिनापुर का, तो वही था कुरु। कुरु राज्य था जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, और फिर आता है ये वत्स। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत थी। फिर आता है चेदी। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती थी। तो ये महाजनपदों के नाम याद करना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। तो आई होप कि ये समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब महाजनपदों का तो उदय हो चुका, अब बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं हम। बौद्ध धर्म में क्या था? उसके संस्थापक कौन थे? वैसे तो आप सभी को ही पता होगा कि संस्थापक कौन थे बौद्ध धर्म के। तो हम पढ़ते हैं अब बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे। ये गौतम बुद्ध की एक ऐसी प्रतिमा थी जो मानव प्रतिमा के रूप में पूजी गई थी, इंसानी रूप में पूजी गई थी। ठीक है, ये इनका और नाम देखा जाए तो क्या था? शाक्य सिंह भी बोला जाता है, शाक्य मुनि भी, तथागत, या फिर एशिया का प्रकाश पुंज या लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है। जन्म कहाँ हुआ था इनका? आम्रवन में हुआ था, जो कि लुम्बिनी ग्राम में आता है। कहाँ पर आता है? लुम्बिनी, जो उत्तर प्रदेश में ही, सॉरी, ये नेपाल के अंतर्गत पड़ता है लुम्बिनी, आम्रवन। ठीक है, 563 ईसा पूर्व से ही में ही इनका जन्म हुआ था, और इनकी जो मृत्यु थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 80 वर्ष की उम्र तक ये जीवित रहे थे, और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, इनकी मृत्यु हुई थी।
पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम शुद्धोदन जी था, जो शाक्य कुल के थे, और माता का नाम माया देवी था, जो कौड़िय वंश की थी। इनके कुल वंश याद करना जरूरी है एग्जाम पॉइंट से, ठीक है। माया देवी को महामाया भी बोला जाता था। इनके जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसके 7वें ही दिन महामाया जी की मृत्यु हो चुकी थी। इनका जो लालन पालन था वो इनकी मौसी ने किया था, जो प्रजापति गौतमी नाम था। आगे चलते, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, जो 16 वर्ष की थी। जब शादी हुई थी तब ये 16 वर्ष की थी। फिर जो पुत्र हुआ था, पुत्र का नाम था राहुल, वो 12 वर्ष बाद जन्मा था। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने गौतम बुद्ध जब अपने भ्रमण पर निकलते हैं एक दिन, तो उन्होंने एक पहले देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा था, फिर दूसरा बूढ़ा देखा था, तीसरा फिर मृतक देखा, फिर सन्यासी देखा था। तो उनका सारथी था चन्ना, और उनके घोड़े, सारथी का नाम चन्ना था और घोड़े का नाम था कंथक। ये याद करना जरूरी है। तो ये इनको बीमार, बूढ़ा और मृतक और सन्यासी व्यक्तियों को देखकर उनका मन सन्यासी रूप, कोई ये मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए कि है जीवन क्या चीज है, उसकी खोजबीन के लिए ये निकल पड़े। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया। जब इन्होंने गृह त्याग किया, उस गृह त्याग की अवस्था को क्या बोला गया, महाविनिष्क्रमण बोला गया, ठीक है। इन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या की थी, जब तक एज हो गई थी इनकी 35 साल, ठीक है। तो इनको फिर ज्ञान प्राप्ति हुई, कहां पर हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे, जो निरंजना नदी के किनारे पर पड़ता था। जो ग्राम था संपत्ति ग्राम, बोधगया बिहार के अंतर्गत आता है। फिर आता है आगे कौंडिन्य, असांजी और भवदय बप्प। इन जो ये शिष्य थे इनके, इनको पहले ज्ञान दिया था गौतम बुद्ध जी ने। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था, पहला उपदेश दिया था सारनाथ के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसको बोला गया धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो इनके जो समकालीन राजा था उसका नाम था बिंबिसार नाम था। फिर आता है आगे वाराणसी में क्या क्या हुआ था, यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया था इन्होंने, और बौद्ध भिक्षु संघ बनाया, और बौद्ध भिक्षुड़े भी संघ बनाया। लेकिन किसके, ये बनाना नहीं चाहते थे, फिर किसके कहने पर इन्होंने संघ बनाया, ये आनंद जो शिष्य था उसके कहने पर इन्होंने भिक्षुड़ी संघ बनाया था। प्रथम भिक्षुड़ी कौन थी, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी इनकी पहली भिक्षुड़ी थी, जो कि मौसी थी। आगे है सबसे अधिक जो उपदेश दिए गौतम बुद्ध जी ने वो श्रावस्ती में दिए, और अंतिम उपदेश दिया वो भी श्रावस्ती में दिया, और सबसे ज्यादा वर्षावास उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती। वर्षावास का अर्थ है कि ज्यादा समय व्यतीत करना, वो भी कहाँ पर, श्रावस्ती में किया। अब पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, और सर्वाधिक वर्षावास भी कहाँ किया था इन्होंने, वैशाली के अंतर्गत, और अंतिम वर्षावास भी वैशाली के अंतर्गत हुआ था इनका, ठीक है। तो ये वैशाली कहां पर पड़ता है, बैलून जो बिहार के अंतर्गत ये
बिहार के अंतर्गत वैशाली पड़ता है। और मैंने अभी बताया था वर्षावास का मतलब है कि उस जगह पर रहना या ठहरना, सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना। ठीक है, तो इससे आगे के मैं इनके प्रतीक भी बताऊंगी, घटना भी बताऊंगी और रत्न भी बताऊंगी, इनके त्रिरत्न, और इनके गुरु भी बताऊंगी और त्रिपिटक भी बताऊंगी, और इनके आर्य सत्य थे और बौद्ध संगति थी जो किस किस राजाओं ने करवाई थी, तो वो कल हम पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये क्लास। तो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे भी मोटिवेट करें कमेंट करके, तो और भी अच्छे से मैं वीडियो या आपकी क्लास ले पाऊँ। ठीक है।